देख रहे हैं IBN 7। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सुपर संडे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, लेकिन पहले आज की 3 अहम खबरें। सूखे पर महाराष्ट्र के किसानों का भद्दा मजाक उड़ाने वाले उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज एक नया पैंतरा दिखाया। उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए प्रायश्चित के नाम पर सातारा में एक दिन का उपवास किया और राज्य के विपक्षी दलों ने इसे अजित पवार की नौटंकी करार दिया। उधर सरकारी दबाव में कोयला घोटाले की सीबीआई रिपोर्ट बदलने के मुद्दे को बीजेपी संसद में उठाएगी। कल एक अखबार ने खुलासा किया था कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई सीबीआई रिपोर्ट को कानून मंत्री और पीएमओ के दबाव के बाद बदल दिया गया। और दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में एक चार्टर्ड बस में नाबालिग बच्ची से बलात्कार की वारदात हुई। आरोप है कि बस का ड्राइवर पड़ोस में रहने वाली 10 साल की बच्ची को बहलाकर फुसलाकर बस में ले गया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। नीतीश का मोदी पर सीधा हमला, सिर्फ विकास की हवा बनाने से नहीं चलेगा काम, अल्पसंख्यकों का भी भरोसा जीतना होगा। बीजेपी ने मोदी पर हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा यूपीए को हटाने की मुहिम को कमजोर ना करें सहयोगी दल। सीबीआई का डीएसपी हत्याकांड सुलझाने का दावा, मारे गए प्रधान के बेटे समेत 4 गिरफ्तार। और पाकिस्तान सीमा के पास जैसलमेर में बाज से जासूसी का शक, शरीर पर कैमरा और एंटीना लगा मिला। बीएसएफ ने शुरू की जांच। प्रायोजक है दिव्या अंडरवेयर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। DMR सुप्रीम बनियान, दिल के पास। शुरुआत नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी कतई मंजूर नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलते हुए नीतीश ने आज बीजेपी को अपना उम्मीदवार तय करने के लिए दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया और नीतीश ने साफ कह दिया कि मोदी के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। नीतीश के इस हमले से नाराज बीजेपी ने मोदी विरोध को सिरे से खारिज कर दिया है। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा और सबको बराबर की खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। नीतीश कुमार का यह बयान सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला है। आपको याद होगा, मोदी ने अपनी सद्भावना यात्रा के दौरान एक मुस्लिम धार्मिक नेता के हाथ टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। उसी घटना को प्रतीक बनाते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की दौड़ पर नीतीश कुमार ने ब्रेक लगा दिया है। आर पार की लड़ाई के संकेत देते हुए नीतीश ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अधिवेशन में साफ कर दिया कि उन्हें मोदी मंजूर नहीं है। नीतीश के मुताबिक ऐसा नेता देश का नेतृत्व नहीं कर सकता जो सभी तबकों को साथ लेकर ना चल पाए। अटल जी का व्यक्तित्व था कि सहयोगी दल मिलते चले गए, कारवां बढ़ता गया और एक अच्छी सरकार चली। अब रास्ता बदलने की कोशिश होगी तो कठिनाइयां उत्पन्न होगी। बीजेपी को दिसंबर तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय करने का अल्टीमेटम देते हुए जेडीयू ने अधिवेशन में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में भी साफ कहा है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो धर्मनिरपेक्ष हो और पिछड़े राज्यों और समावेशी विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़े। अनुच्छेद 370, समान आचार संहिता और अयोध्या मसले पर बीजेपी अपनी राय साफ करे। दरअसल मोदी पर निशाना साधते हुए नीतीश अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को संबोधित करते रहे। नीतीश ने मोदी के विकास के मॉडल का भी मखौल उड़ाते हुए उन्हें तानाशाह करार दिया। मैं नहीं समझता हूं कि अब दोबारा ये सोच भी किसी के मन में पैदा होना चाहिए कि हम जोर जबरदस्ती से चला लेंगे। ये नहीं चलता है। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा। नीतीश ने यहाँ तक कह दिया कि वो कुर्सी खोने को तैयार हैं, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनने देंगे। नीतीश के मोदी विरोध ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। पार्टी में सत्ता संघर्ष चरम पर है और नीतीश के ऐलान ने आग में घी का काम किया है।
तिलमिलाई बीजेपी ने सख्त लहजे में जेडीयू को यूपीए के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ने की नसीहत दी। मोदी के खिलाफ नीतीश के बयानों को पार्टी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। हमारे सहयोगी दलों का ध्यान इन विषयों से हटकर हमारे मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली पर होगी, यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी टिप्पणी की गई है उसे हम खारिज करते हैं। जेडीयू कहां ध्यान दे और कहां नहीं ध्यान दे, ये जेडीयू को बहुत अच्छी तरह पता है। साफ है, नीतीश के भाषण के बाद जेडीयू और बीजेपी में तनाव बढ़ता दिख रहा है। नीतीश कुमार का मोदी विरोध काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नीतीश का एक कैसा विरोध है जहां वो मोदी को सांप्रदायिक और बीजेपी को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। फिलहाल दोनों पार्टियां गठबंधन चलाने की बात कर रही हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि मोदी और नीतीश के बीच छिड़े जंग के बीच क्या 17 साल पुरानी ये दोस्ती बचेगी। जब केंद्र सरकार में साथ थे तो परहेज नहीं था, लेकिन जैसे ही अपनी सियासत जम गई वही मोदी विलेन नजर आने लगे। दरअसल धर्मनिरपेक्षता की आड़ में नीतीश कुमार की चिंता खुद की राजनीति की है। उन्हें डर है कहीं सत्ता भी न मिले और वोट बैंक भी चला जाए। बहरहाल तय तो बीजेपी को करना है कि नीतीश का रंग चढ़ाए या मोदी का रंग उतारे। आनंद प्रकाश पांडे, दिल्ली, IBN 7। और एनडीए में जो तकरार का आलम है, इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उदय सिंह मेरे साथ हैं, जेडीयू के नीरज कुमार पटना से जुड़ रहे हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव और अहमदाबाद से मेरे साथ हैं कांग्रेस के निशित व्यास। इसके अलावा संघ मामलों के जानकार राकेश सिन्हा भी हमारे साथ हैं। नीरज जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। बीजेपी ने तो कह दिया है कि जो नरेंद्र मोदी के बारे में कहा गया है हम उसे खारिज करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है मुख्यमंत्रियों के बारे में ऐसा बयान जो दिया है नीतीश कुमार ने। लेकिन दरअसल नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का सीधे सीधे नाम नहीं लिया है। तो ऐसे में यह कहना कि एक धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार होना चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए, यह कहना कि समावेशी विकास हो, क्या दरअसल वो नरेंद्र मोदी के बारे में ही संकेत दे रहे थे क्या? इस बारे में सबसे पहले सफाई दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो संबोधन है उसमें उन्होंने विकास की चर्चा की और समावेशी विकास की चर्चा की। विकास और समावेशी विकास के बीच में जो अंतर है उसको चिन्हित किया और देश के समग्र राजनीतिक स्थिति के बारे में, जो राजनीतिक परिस्थिति है और देश में जो आर्थिक स्थिति है उसकी ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। ये हर पार्टी को ये अधिकार होता है। हम भले ही क्षेत्रीय पार्टी हो लेकिन हमारा राष्ट्रीय नजरिया है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे थे क्या नीतीश कुमार? नहीं, हमने किसी व्यक्ति का नाम हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नहीं लिया। व्यक्ति का सवाल नहीं है, हमने अपनी पार्टी की नीतियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि हमारा ये नजरिया है। बीजेपी में आपको कौन नेता लगता है जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है? यार ये तय करने का हमको अधिकार नहीं है ना, तो हम तो बहुत छोटी जमात है, राजनीतिक जमात है, हमारी तो बहुत सीमित संख्या है। तो हमारी सीमित संख्या तो हम उस दौर में तो है नहीं, हम तो तय करने वाले हैं नहीं। हमने अपना नजरिया देश की जनता के सामने नहीं, तो फिर धर्मनिरपेक्ष बीजेपी में क्या सांप्रदायिक नेता भी हैं? मतलब तो यही निकलता है ना कि धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार होना चाहिए। मतलब कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं है बीजेपी में, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं। नहीं, हमने यह कहा है कि सेकुलर क्रेडेंशियल का हो, उनकी साख पर संदेह न हो। हमने इस शब्द का इस्तेमाल किया। किसकी साख पर संदेह है? साख पर संदेह न होना, तो किसकी साख पर संदेह इस्तेमाल किया है? हमने किसी व्यक्ति का तो नाम लिया नहीं। तो किसी की साख पर तो संदेह है ना? हमारी सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आग के बिना धुआं नहीं होता ना नीरज जी। हम घटक दल से आपस में विचार विमर्श करेंगे, तो अभी तो तय करेंगे तब ना अपनी प्रतिक्रिया देंगे। नहीं, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। किसी ना किसी पर तो शक और शुबा है ना आपको। वो कौन शख्स है, खुलकर क्यों नहीं बोलते? आप व्यक्ति आधारित उसको ले जाना चाहते हैं, हम व्यक्ति आधारित ले जाना नहीं चाहते। हम देश के प्रधानमंत्री पद के संबंध में ना हमने मंतव्य दिया, ये जून 2012 में दिया है जी। इस पर बार बार स्पष्टीकरण हम लोगों ने दिया है। अब यही मुद्दा घूम फिर करके फिर वही केंद्रित ये इशारों, उदय जी, ये इशारों में बातें हो रही हैं क्या जेडीयू की तरफ से, या दरअसल बिल्कुल तस्वीर तो साफ है, नरेंद्र मोदी का जिक्र हो रहा है? आपकी प्रवक्ता भी यही बात कह रही है। इशारों में कहीं बात नहीं हो रही संदीप जी। कल मेरे साथ एक चैनल पे इनके सांसद हैं साबिर अली साहब, वो मौजूद थे।
और उन्होंने साफ तौर पे नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, जिस पे मैंने आपत्ति जाहिर की है। लेकिन सवाल मेरे मन में ये पैदा हो रहा है कि इनको, जेडीयू वालों को अब किस चीज का डर हो गया। मुझे तो कभी कभी संदेह होने लगता है कि जिस व्यक्ति को लेकर ये डर रहे हैं, कहीं इनके मन में ऐसा डर तो नहीं समा गया है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कुछ इतनी मजबूत होकर उभर जाएगी कि इनकी अहमियत कुछ कम हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि इनको बता दूं कि हम कितने भी सीटें लेके आ जाएं, हमारी जो मैत्री है, दोस्ती है, इनकी अहमियत हम कभी कम नहीं होने देंगे। और इस चर्चा में जो लोगों का इतना ज्यादा रुचि आप देख रहे हैं, ये भी एक तरह से दर्शा रहा है कि जिनसे ये परहेज करना चाहते हैं, उनमें लोगों को दिलचस्पी कितनी है, उनकी लोकप्रियता कितनी है। नहीं, तो पर उनकी राजनीतिक मजबूरी भी तो है ना उदय जी। चाहिए उदय जी, उनकी भी तो राजनीतिक मजबूरी है। अगर आप नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर देंगे, अगर मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू से छिटक गया तो वो दिक्कत में आ जाएंगे। वो तो भैया अपनी राजनीतिक मजबूरी का इजहार कर रहे हैं ना उदय जी। राजनीतिक मजबूरी उन्हें जितना दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि धरातल पे बिहार में जो है अभी वो वैसा नहीं है जो आप अखबारों में और नेताओं के बयान से सुनते हैं। आप अगर बिहार में जाकर के गांव में हालत देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अभी विकास नहीं दिखेगा। हम लोगों ने कोशिश की है आगे बढ़ने की, लेकिन अभी बहुत समय लगेगा। इसलिए बहुत ज्यादा अपना हम लोग ढोल ना पीटे, उसमें ही समझदारी दिखती है मुझे। राकेश जी, मुझे ये समझाइए, धर्मनिरपेक्षता की ये कौन सी परिभाषा गढ़ी जा रही है जेडीयू की ओर से? अब वो कहते हैं कि नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी उनको कबूल है, 2009 में भी थे, पर अगर 2002 के गुजरात दंगों में जो भी भूमिका रही हो, और अदालतों को अभी फैसला करना है नरेंद्र मोदी के मुतालिक, नरेंद्र मोदी को दरअसल अगर किसी ने बचाया वो लाल कृष्ण आडवाणी ने। 2002 से 2004 तक नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर काबिज रहे। तो ये अचानक धर्मनिरपेक्षता कहां से याद आ रही है, क्यों याद आ रही है? नरेंद्र मोदी के प्रति आपत्ति होना, असहमति होना, ये लाजमी हो सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो प्रमाण पत्र आज नीतीश कुमार अपने भाषण में बांट रहे थे, वह सिर्फ प्रतिक्रियावादी भाषण था। नीतीश कुमार से मैं अपेक्षा कर रहा था अधिक परिपक्वता दिखाएंगे। वे लोहिया के वारिस हैं, वो जयप्रकाश नारायण के वारिस हैं। वो क्या कर रहे हैं? याद करें अपने इतिहास को। बैतूल अधिवेशन में सोशलिस्ट पार्टी ने क्या किया था? जयप्रकाश नारायण जवाहरलाल नेहरू से मिलकर आए थे, उनका विरोध हुआ, मधुलमिया ने विरोध किया, तो जयप्रकाश नारायण ने कहा हर समाजवादी को किसी को अछूत नहीं मानना चाहिए, देश की प्रगति के लिए, देश की राजनीति के लिए। आज उसका विरासत आज प्रतिक्रियावादी भाषण दे रहा है। बिहार मॉडल की बात करें, बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार ने लालू यादव के अंधकार युग से बिहार को बाहर करने की बड़ी भूमिका निभाई है। उनकी एक साफ सुथरी छवि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज आवश्यकता कांग्रेस के 2 लाख करोड़ के खिलाफ लड़ने की है। सीबीआई ने जो काम किया है, जो प्रधानमंत्री ऑफिस के दबाव में काम किया है, आज सड़कों पे संघर्ष करने की जरूरत थी, यूपीए को डिसलॉज करने की जरूरत थी। आप यूपीए को मौका दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की लड़ाई करने का। प्रधानमंत्री का निर्णय तो बहुमत से होगा, संसदीय पार्टी करेगी। और जब बीजेपी कह चुकी है कि हमारी संसदीय पार्टी करेगी, एक और दुर्भाग्य की स्थिति देखिए, इस गठबंधन का जो चेयरमैन है वो जनता दल यू के नेता हैं, शरद यादव हैं। यह मंच इनफेक्टिव नहीं है। इस मंच पर बैठकर वे बातें कर सकते थे। जो बात नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच पर कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से तालियां बजवा रहे थे, वो टोपी की बात कर रहे हैं। देखिए, टोपी पहनने में किसी को आपत्ति नहीं है, नहीं हुई थी नरेंद्र मोदी का जो मस्तिष्क है उस पर आपत्ति है। नहीं, नरेंद्र मोदी को आपत्ति हुई थी के खिलाफ वो टोपी प्रमाण है अल्पसंख्यकवादी राजनीति का। जिस प्रकार की अल्पसंख्यकवादी राजनीति हो रही है, नरेंद्र मोदी का सवाल नहीं उठता है। धर्मनिरपेक्षता का फतवा और प्रमाण पत्र नीतीश कुमार को बांटने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको कितना बर्दाश्त करती है, नहीं करती है, बीजेपी पर निर्भर करती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 3 मुद्दों की बात की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, अरे नीतीश कुमार जी, क्या आप संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल से यूनिफॉर्म सिविल कोड हटा देंगे? राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व का यूनिफॉर्म सिविल कोड एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर वो तो बैक बर्नर पर चला गया है ना राकेश जी। ये तीनों मुद्दे तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत बैक बर्नर पर चले गए। नहीं, तो इसको मंच पर कहने की क्या जरूरत थी? मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को कम से कम मुस्लिमों का मूल्य मत कीजिए। मैं तो कह रहा हूं मुस्लिमों का अपमान है। जम्मू कश्मीर को 370 की बात कर रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित तो ऐसे बयान देकर नीतीश कुमार मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं? रामकृपाल जी, पंडितों का ध्यान नहीं आ रहा है। रामकृपाल जी, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ना करें, देश के हित में होगा।
क्या आपको लगता है कि दरअसल दिक्कत तो बिहार में शुरू हो रही है? नीतीश कुमार को लगता है कि आप लालू यादव की अगुवाई में कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर फिर से काबिज ना हो जाएं अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित होते हैं। दिक्कत वहां से शुरू हुई है क्या दरअसल? देखिए, बात दरअसल ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नए तरह की परिभाषा परिभाषित की जा रही है जदयू के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं जिसका जवाब देना पड़ेगा और देश की जनता भी चाहती है कि आप ये बताइए, आज सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं और एक नए परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं। जब आप नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, गोधरा कांड हुआ, देश शर्मसार हुआ, उस समय आप केंद्र में मंत्री पद की शोभा बढ़ा रहे थे, रेल मंत्री थे, आपके और भी अन्य मंत्री और नेता मंत्रीगण के रूप में थे। उस समय आपने सवाल नहीं उठाया। बीच के दिनों में आप गले मिलते हैं नरेंद्र मोदी से, हाथ में हाथ मिलाते हैं, उस समय आप नरेंद्र मोदी को कॉमनर नहीं मान रहे थे। मगर अब आप 2002 की घटना के बाद आज 2013 में एक नए सांप्रदायिकता और नरेंद्र मोदी की सवाल को उठा करके आप देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उस समय आरएसएस और भाजपा के सहयोग से मंत्री थे, आज भी उनके सहयोग से मंत्री हैं जी। तो क्या आप किस तरह के सेकुलरिज्म की बात करते हैं? जी रामकृपाल जी, नीरज जी से मैं ये जवाब लेता हूं। नीरज जी, जो रामकृपाल जी सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप मौका परस्त राजनीति कर रहे हैं दरअसल यहाँ पर? अब इसका तो विश्लेषण किए जाने की जरूरत है। तमाम तथ्यों को अगर बोलना होगा तो अब गोधरा कांड के समय समता पार्टी की भूमिका क्या थी, इस पर तो एक बहस रख दीजिए, तो बहस उस पर होगी कि हम अपनी प्रतिक्रिया क्या दिए थे और हमारी प्रतिक्रिया और देश के प्रधानमंत्री ने क्या प्रतिक्रिया दी थी, ये सारे संदर्भ आ जाए। दूसरा मुझे अपनी बात कहने, मुझे अपनी बात। आदरणीय रामकृपाल जी, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था ना, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। आपने भी तो आप भी तो पहली बार 1990 में जब सरकार बनी थी तो सहयोग लिए थे। अरे गठबंधन इस देश की अनिवार्यता है। 1992 गठबंधन नहीं, पूरी बात मुझे कहने दीजिए ना। और जहां तक विवादित मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों पर अलग अलग राजनीतिक दल का अलग अलग नजरिया होगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। आप पेट्रोलियम का दाम बढ़ता है तो आप बयान देते हैं कि नहीं पटना में, ये दुखद है। क्यों बयान देते हैं जब यूपीए सरकार में आप शामिल है? गठबंधन इस देश की आवश्यकता है और गठबंधन में अलग अलग मूल सवाल का जवाब नहीं मिला, अलग अलग नजरिया होगा। मूल सवाल का जवाब नहीं मिला है। 2002 से 2004 के बीच में धर्मनिरपेक्षता कहां गई थी आपकी? इससे कोई इनकार करता है क्या? नहीं, 2002 से 2004 के बीच में धर्मनिरपेक्षता कहां गई थी नीतीश कुमार जी की? क्या 2002 से 2004 के बीच नीतीश कुमार जी की धर्मनिरपेक्षता कहां गई थी? वो क्यों बने रहे मंत्री? हमने उस समय भी अपनी कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी। और आपको ध्यान इस बात का होगा कि आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और एनडीए के संयोजक थे, उन्होंने मंतव्य दिया था। और आदरणीय उस समय देश के प्रधानमंत्री जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपना मंतव्य दिया था, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे। हमने अपनी कड़ी आपत्ति हमने अपने व्यक्त की थी। पर बने रहे थे ना, सामयिक घटनाओं पर आपत्ति दर्ज की थी, बने रहे, प्रतिक्रिया देंगे। आज भी आपत्ति दर्ज करा रहे हो क्या? बने रहोगे एनडीए में? नीरज जी, एक बात और राजधर्म का निर्वहन गुजरात में नहीं हुआ और आपने भी राजधर्म का निर्वहन नहीं किया। जो आप चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आप चुनाव लड़ते हो। अगर सहमति के बिंदु रहते तो क्या आप साथ में चुनाव नहीं लड़ते? उस राज्य में तो हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। तो क्या आज भी महज आपत्ति दर्ज की जा रही है? नीरज कुमार जी, आप बने रहेंगे क्या एनडीए में? आज भी महज आपत्ति दर्ज करा रहे हो, बने रहोगे क्या एनडीए में? हम गठबंधन चलाए जाने के पक्षधर हैं, लेकिन उसमें जो मतभेद के बिंदु हैं उनको दरकिनार करना पड़ेगा। और जो जब एनडीए की सरकार थी दिल्ली में, उस समय विवादित मुद्दे को अलग रखा गया था जी। आज भी बिहार में चलिए मैं सीधा सवाल पूछता हूं, हम गोल गोल बहुत घूम रहे हैं कार्यक्रम की बुनियाद पर। जी, हम गोल गोल बहुत घूम रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, दिसंबर तक का आपने टाइमलाइन दी है, समय सीमा दी है। दिसंबर में फर्ज कीजिए कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है, आप बने रहेंगे क्या एनडीए में? नहीं, हमने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में कहा है कि यथाशीघ्र और दिसंबर तक घोषित हो जाना चाहिए। हमने उसके ऐतिहासिक
परिप्रेक्ष्य भी बताए हैं। अगर वो नरेंद्र मोदी का नाम घोषित कर देते हैं तब क्या करेंगे आप? सीधा सवाल, अब जब बड़े घटक दल तय कर लेंगे नाम, तो हम अपनी प्रतिक्रिया, और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी मंतव्य दिया है कि हम बैठ करके तय करेंगे, हम आपस में विचार विमर्श करेंगे। दरअसल जेडीयू जो बात कह रही है, क्या उससे एनडीए की मजबूती पर असर नहीं पड़ेगा? क्या एनडीए में अब बिखराव का खतरा पैदा नहीं हो गया है? संदीप जी, अभी राकेश सिन्हा जी जो कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। विभिन्न आज नीतीश जी के भाषण से बड़ी निराशा हुई। दल भी बोल रहे हैं, उन्होंने टोपी और टीका की बात की है। यहाँ तो जोड़ने अरे भाई, ये कांग्रेस के लोग 65 वर्षों से देशवासियों को टोपी को पहना रहे हैं। दायरा बढ़ाना होगा। अब नीतीश जी जैसे जो विकास पुरुष हम लोग उनको मानते हैं, वो भी अगर ये टोपी और टीका करने लगेंगे तो ये देश कहां चला जाएगा, ये भगवान जाने। आज चर्चा होनी चाहिए कि विकास कैसे हो, सबको लेकर विकास कैसे हो। और ये बार बार कह देना जेडीयू के तरफ से कि गुजरात में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ है, ये बहुत बेईमानी की बात है। क्योंकि इसकी जाके तो जगह पे कोई देखे तो उसको समझ आएगी कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। लेकिन वो एक अलग बहस का मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि एनडीए कहीं से भी कमजोर हो रही है या बीजेपी कमजोर हो रहा है। हम लोग की पहली प्राथमिकता होगी कि एनडीए को तो जरूर बरकरार रखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएं, और मजबूत बनाने के लिए हम लोगों को जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। वो आप करेंगे। निशीत व्यास जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगा, एनडीए में जो ये तकरार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ये यूपीए खास कांग्रेस के लिए क्या खुशखबरी के तौर पर आप देखते हैं? आपसे लड़ने के बजाय यहां आपस में लड़ाई होने लगी है। देखो, ऐसा है कि ये उनका अंदरूनी मामला है। एक एक्सटेंडेड परिवार उनका सहयोगी है, भाजपा का ये सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। और नीतीश जी जो जब तक व्यक्तित्व का सवाल है, एक इंजीनियर हुए हैं, अभ्यासु हैं, केंद्र में अच्छे लंबे दौर तक प्रधान तक रहे हैं, और उससे भी अधिक 10 साल से तक उन्होंने बिहार का मुख्य प्रधान का पद संभाला है। और एक ऐसे सुलझे हुए राजनीतिज्ञ है कि उन्होंने कुछ नहीं कहकर भी बहुत कुछ कह दिया है। जो सही में हालात है उन्होंने बहुत, उसमें आपकी बातें खिल गई ना, सिर्फ हवाबाजी, जो कुछ उन्होंने कह दिया बातें खिल गई कांग्रेसियों की। उन्होंने वहां तक बोला है कि गुजरात, बात बिल्कुल सही है। आज उनका कोई लीडर कहने की अहमियत नहीं रखता है कि गुजरात की क्या कस्ता हालत है। यहाँ उनके जमीन के जो लगातार तीसरी बार जीत जाते हैं, वो लगातार तीसरी बार जीत जाते हैं नरेंद्र मोदी। जहाँ बोलते हो टेलीविजन पे वहाँ हार जाते हो। किसानों ने सुसाइड किया है, पानी की जो किल्लत है, जबकि उनका अधिवेशन उनका था, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान समारोह था, तो बिस्लेरी की बोतल थी, हर मीडिया ने दिखाया है। गुजरात की जनता ने लगभग 2/3 बहुमत दिया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को। देखो, बहुमत वाला जो केस है, देखो ये मैजिशियन वाला जो खेल होता है, केलाल जादूगर हमारे गुजरात के ही थे। माने जो उनका स्पीड से जादू चलता था, तो अगर वो सोने के सिक्के निकाल सकते थे तो अपनी तिजोरी में जमा कर देते, ये शो करने की आवश्यकता नहीं रहती। आज जब वो गुजरात में लोगों को मार्केटिंग के एक माहौल से एक मजबूत किया है, अब लोगों ने जानकारी पाई है, कुछ हद तक हम आगे बढ़े हैं। हम 32 सीट पर पहुंचे थे विपक्ष में, आज हम 61 सीटों तक पहुंचे हैं। कितनी बड़ी हमारी भी कमजोरी कितनी बड़ी 5 साल में निशीत जी, कितनी सीटें बढ़ी? आज भी जमीन पे डटे हुए हैं, जबकि इनके प्रधानमंत्री कहां कहीं और घूमते रहते हैं। जी 61 का भी आंकड़ा मत बताइए मुझे, 61 में सभी कम हो गए हैं। उस पानी की किल्लत वाले एरिया अब मैं नाम समेत बताऊं कौन लोग छोड़ गए हैं कांग्रेस को। समझने की कोशिश कर रहा है, उनको सहाय करने की सोच लग के लेकर अब उस विस्तार में घूम रहा है। हमारा ग्रास रूट लेवल का नेता उस विस्तार में आज खड़ा है, जाके देख सकते हो, जबकि ये कोई एयर कंडीशन बंगलों में। राकेश जी आपने अपनी बात तफसील से कही। राकेश जी, उदय जी मैं आपके पास आता हूं। राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल आपने अपने बयान में जारी किया था और आपने ये बात आगे बढ़ाने की कोशिश भी की। क्या दरअसल नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुर को बुलंद करके कांग्रेस को मजबूत होता दिख रहा है? यहां पर उसको फायदा हो जाएगा, कहीं लालू को भी फायदा हो जाएगा। दरअसल अपने ही पैर पर कहीं एनडीए कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा है इस विवाद को और भड़काकर और बढ़ाकर?
देखिए, मुझे लगता है ये कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही है। नीतीश कुमार जी को जो परिपक्वता का परिचय देना था वो नहीं दे पाए। देखिए, सोशलिस्ट मूवमेंट में दो मॉडल हैं। एक लोहिया का मॉडल है जो कि गैर कांग्रेसवाद को मजबूत करता है, एक मधुलिमे का मॉडल है जो जनता पार्टी को विघटन के कगार पर ले गया। आज मुझे लगता है कि शरद यादव तो लोहिया के मॉडल पर चल रहे हैं, नीतीश कुमार मधुलिमे के मॉडल पर चल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट चेंज किया है 2 लाख करोड़ के घोटाले में कोलगेट में। आज समाजवादी, आज इस पार्टी को, जनता दल यू को इस पर संघर्ष करने की बात करनी चाहिए थी। देखिए, प्रधानमंत्री कौन होगा ये मिल बैठकर फैसला होना चाहिए। मुझे लगता है कि एलायंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उपेक्षा नहीं की जा सकती है। गठबंधन धर्म की एक राजनीति होती है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इस देश की जनता सिंगल पार्टी गवर्नमेंट की ओर बढ़ रही है। देश की जनता ने मन बना लिया है कि इस देश में गठबंधन की राजनीति ने जिस तरह से आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा का संकट पैदा कर दिया है, उसमें गठबंधन की राजनीति इस देश के हित में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, अटल जी ने भी पहले कहा था कि यदि हमारी अपनी भी मेजॉरिटी आती है, हम गठबंधन के पार्टनर्स को बीच रास्ते में नहीं छोड़ने वाले हैं। दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि जिस एनडीए के एक मुख्य दल जनता दल यू है, उसके चेयरमैन शरद यादव हैं, और उसी शरद यादव के एक इनफैक्ट शरद यादव की ऑथोरिटी चैलेंज हो रही थी। जब नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे तो वे बीजेपी को चैलेंज नहीं कर रहे थे। शरद यादव ने एक संतुलित भाषण दिया था। नीतीश कुमार ने अपने ही पार्टी के अध्यक्ष को, एनडीए के अध्यक्ष के भाषण को निगेट किया। मुझको एक बात और लगी, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया राकेश जी, मेरी मजबूरी है, ब्रेक लेना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। और चर्चा को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? अभी चुनाव अगले साल है, कुछ कह रहे हैं इस साल भी हो सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो सकते हैं, लेकिन अभी वक्त है। लेकिन उससे पहले ही बातें क्या ऐसे होने लगी हैं मानो सरकार बनाने जा रहा है कोई। ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी की। आज जेडीयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, इशारों में ही सही, लेकिन यह साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश करती है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा जेडीयू को। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। बीजेपी के उदय सिंह हैं, नीरज कुमार हैं जेडीयू की ओर से, संघ के जानकार राकेश सिन्हा है हमारे साथ, रामकृपाल यादव हैं, वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, और निशित व्यास भी हमारे साथ हैं, अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से कमान संभाल रखी है। लेकिन उदय जी, अगर मैं आपसे पूछूं, बीजेपी में दरअसल दिक्कत क्या है? बीजेपी अपने पत्ते क्यों नहीं खोल देती? क्या जो बात नीतीश कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी के नाम पर कंफर्टेबल नहीं है? संदीप जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ जो नेतृत्व है, बहुत सक्षम लोग हैं उस नेतृत्व में। सब लोग इस समय में राय विचार कर रहे हैं, देश की उभरती हुई परिस्थिति की तरफ देख रहे हैं, यूपीए की सरकार जो कर रही है उसको देख रहे हैं, उससे कैसे हमें लड़ना है इस बारे में चिंता की जा रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा साफ कर दिया है कि उपयुक्त समय पर हमारे पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड एक उचित निर्णय ले लेगी। कहीं हमारे पार्टी में किसी तरह की भी इस बात को लेकर खींचातानी नहीं है, नहीं रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। नहीं, आपने उपयुक्त समय का जो इस्तेमाल किया, काम होगा। आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, उपयुक्त समय। ये टाइम बाइंग टैक्टिक है क्या? अगर आप अपनी रैंक एंड फाइल से पूछिए, अपने कार्यकर्ता से पूछिए, तो सीधे सीधे दूसरा नाम ही नहीं आता है, वो नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं सब। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व अभी भी आनाकानी कर रहा है। दिक्कत वहां है क्या? संदीप जी, जिस समय यह भी नहीं मालूम कि लोकसभा चुनाव इस वर्ष होना है या अगले वर्ष होना है, मेरे ख्याल जल्दीबाजी में किसी का नाम को घोषित कर देना या नाम घोषित करना भी है या नहीं, इस पे भी अभी फैसला नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कहना कि हम लोगों को किसी तरह की, आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं कांग्रेस से, कांग्रेस जैसी हालत हो गई है आपकी, गलत होगा। उदय जी, आप तो कांग्रेस की तरह बोल रहे हैं, ये तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आती थी।
नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि समय आने पे ही हम करेंगे ना, उसके पहले कैसे कर दें? मौका तो अब है ना आपके पास। अगर जो लोगों की निराशा है, गुस्सा है, परेशानी है, अगर उसे अपनी राजनीतिक फायदे, सियासी फायदे में तब्दील करना है तो अभी नाम देना होगा ना आपको। क्या पता संदीप जी आने वाले 48 घंटे में ही हो जाए, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ जाए और निर्णय ले ले और घोषित कर दे नाम। ये मेरे लिए कहना संभव नहीं है। आप क्या जेडीयू से नाता तोड़ने के लिए भी तैयार हो सकते हैं अगर जो रैंक एंड फाइल और केंद्रीय नेतृत्व में आम सहमति बन जाए नरेंद्र मोदी के नाम पर? हम संदीप जी किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। देश की भलाई के लिए, अपने पार्टी के हित के लिए और एनडीए के व्यापक हित के लिए जो ठीक निर्णय होगा वो हम करेंगे। किसी के दबाव में हम आने वाले लोग नहीं हैं। ये बात बिल्कुल लोग स्पष्ट तरह से सुन लें। और आज जिस तरह से और कल से जो इनके सांसद वगैरह लोग हमारे मुख्यमंत्री के बारे में नाम लेकर के बात कर रहे हैं, ये अशोभनीय है। और हम लोगों ने कभी इस तरह से बात नहीं किया। मैंने अपने सरकार के खिलाफ ही एक इतनी बड़ी वेदना प्रदर्शन की, लेकिन मैं हर बार ये कह रहा हूं कि मुझे नीतीश जी में और मोदी, सुशील मोदी जी में विश्वास है। लेकिन इन लोग जिस तरह से कह रहे हैं ये अशोभनीय है। निशीथ जी अभी वो जेडीयू की बात कर रहे हैं। नीरज कुमार जी आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं, वो उनके मुख्यमंत्री के लिए जब बोल रहे हैं तो हमारे राष्ट्रीय नेता के लिए उन्हें क्यों समझ नहीं दे रहे? जी मैं निशीथ जी आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। गठबंधन नीरज जी आप करना चाहेंगे रिस्पॉन्ड? पक्षधर है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि देश में अटल पंडित नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा व्यक्तित्व, उनको भी बड़ा 24 पार्टियों का गठबंधन करना पड़ा। हम अपने बड़े एनडीए के बड़े घटक दल के पहले सहयोगी हैं। पहला सहयोगी जनता दल यू है, समता पार्टी के रूप में था। लेकिन हमारा कमिटमेंट है कि जिसका नजरिया हमने देश की जनता के सामने आज रखा है और विकास के सवाल पर, समावेशी विकास के सवाल पर, देश के प्रधानमंत्री के सवाल पर, और इस संबंध में एनडीए के संयोजक हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय शरद यादव जी। इसलिए चिंता मत करिए, जब प्रधानमंत्री पद की घोषणा होगी एनडीए के घटक दल बैठेंगे, निर्णय होगा इस पर। नीतीश कुमार जी ने, नीरज जी, आडवाणी साहब का भी जिक्र किया कि वो भी प्रधानमंत्री पद के एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, क्या जेडीयू ये कह रही है कि उसकी नजर में लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष है? दोनों संदर्भ की मैं चर्चा कर रहा हूं। 1 मिनट का मुझे समय दे दीजिए जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अटल जी सरीखा ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो बड़े घटक दल को समेट करके अपने यहाँ रख सके। ये उन्होंने करके दिखाया। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में जनता के दरबार में उन संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों के द्वारा पूछे गए प्रश्न थे, इसके आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आडवाणी जी सम्मानित नेता हैं। क्या इससे किसी को इनकार है क्या? नहीं, कतई नहीं। मेरा सवाल सीधा है, क्या लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के मुकाबले ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हैं जेडीयू की नजर में? मेरा सीधा जवाब है कि बड़े घटक दल को तय करना है। बड़ा घटक दल जब तय कर लेगा व्यक्ति का नाम, उनको तय करना है। हम उस दौर में नहीं है जी। हमने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है, चलिए तय होगा। एनडीए आप उससे अभी आगे जाने को तैयार नहीं है। लेकिन रामकृपाल बाबू, दरअसल क्या आपको एक ये राजनीतिक खेल भी होता दिख रहा है कि ध्रुवीकरण हो जाएगा? नरेंद्र मोदी सामने आएंगे तो ध्रुवीकरण हो जाएगा वोटों का। जेडीयू को उस बात की चिंता है, वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को बरकरार रखना चाहती है, और बीजेपी को लगता है कि ध्रुवीकरण होगा तो हमें कहीं ना कहीं फायदा होगा, ये घटक आए ना आए। क्या ये भी खेल होता दिख रहा है दरअसल आपको? देखिए, दरअसल बहुत सोच समझ के रणनीति राजनीति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक दूसरे के पूरक है। दोनों हटेंगे नहीं। मैं बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा, कभी नहीं हटेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार भी घोषित हो जाएंगे तो नीतीश कुमार जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसे मंतोर हैं। एक सवाल जो आपने पूछा था जिस पर यह जवाब नहीं मिल सका, नीतीश कुमार जी ने हाल में लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी उस स्थिति में नहीं है कि अब नेतृत्व संभालेंगे। उनके बाद यह प्रश्न उठता है कि कौन इस भारतीय जनता पार्टी में जिसकी सांप्रदायिक सेकुलर छवि है वो कौन नेता है। अभी नीतीश कुमार जी ने दिल्ली जाने के पहले ये कहा था, जिस नीरज जी ने कहा कि ये सम्मानित नेता है, उन्होंने कहा सम्मान नेता है।
और वो अपना हीरो माने थे। तो मगर लाल कृष्ण आडवाणी जी, याद है, स्मरण है 1992 में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ, देश में पुलिस सांप्रदायिकता की आग लगी, उसके मुख्य हीरो थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी, और उस समय भी दंगा फसाद हुआ, गोधरा में भी दंगा फसाद हुआ। तो मैं मानता हूं, लगता है संपर्क अभी टूट गया है। जो विश्लेषण कर रहे थे राकेश सिन्हा साहब, रामकृपाल यादव, अभी फिलहाल थोड़ा वक्त के लिए हमारा संपर्क टूट गया है। क्या आप इत्तेफाक रखेंगे उनके विश्लेषण से? देखिए, वो तो बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट जाए। मैं बता दूं कि बिहार लालटेन युग में नहीं जाएगा और बीजेपी जेडीयू का गठबंधन बना रहना चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह समय आ गया है कि धर्मनिरपेक्षता के जो मापदंड इन छद्म धर्मनिरपेक्ष दलों का है, वो मापदंड बदल दें। भारतीय जनता पार्टी और संघ का सहयोग सभी दलों ने समय समय पर लिया है, और अब वो जो संघ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो स्वांग रच रहे हैं, ये भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। राकेश जी, आप एक बात तो मेरी मानेंगे कि अगर हम अल्पसंख्यक समुदाय की बात करते हैं, राकेश जी, अगर हम अल्पसंख्यक समुदाय की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी अब भी शायद उनका भरोसा, उनका एतबार नहीं जीत पाए। जी नहीं, देखिए, सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है। सवाल है कि इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो एक परिभाषा है धर्मनिरपेक्षता की, जो भारतीय परंपरा की परिभाषा है, ये औपनिवेशिक परंपरा की परिभाषा लेकर चल रहे हैं, जिसमें मेजोरिटी माइनॉरिटी को बांट कर रखो। जो कांग्रेस की राजनीति रही है कि माइनॉरिटी वोट बैंक बना कर रखो, ये मुस्लिमों के भी हित में नहीं है। देवबंद में एक वाइस चांसलर नियुक्त होता है वास्तानवी, वो गुजरात मॉडल की बात करता है, उसे वाइस चांसलर से हटा दिया जाता है। क्या देश इस तरह से चलेगा? क्या धर्मनिरपेक्षता की यही परिभाषा है? मुझे लगता है कि आज जनता दल यू को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आज कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है, यूपीए को सत्ता से हटाने की जरूरत है। यह बात जरूर है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर यदि उनकी कोई आपत्ति है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मना कब किया है कि उनकी आपत्ति को स्वीकार नहीं करेंगे? एक मंच होता है, लेकिन सार्वजनिक मंच से जो आज नीतीश कुमार जी ने किया है, वो स्वयं उनके पार्टी के लोगों के गले नहीं उतर रहा है। वो चाहे जितनी तालियां बजा लें, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण और नीतीश जी के भाषण में एक गुणात्मक अंतर आज रेखांकित किया गया है। जी निशित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा मैं अब इसको लार्जर डिबेट में कन्वर्ट करूं, क्या ये गठबंधन दौर का ऐसा वक्त आ गया है कि जो घटक हैं, ना कांग्रेस उतनी स्ट्रांग है और ना ही बीजेपी, जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले की स्थिति हुआ करती थी, अब घटकों की अनदेखी नहीं की जा सकती है दिल्ली में बैठे हुए? देखो, ऐसा है, द होल सोसाइटी उस ट्रेंड पे जा रही है कि कोई एक आदमी मिल मालिक का बेटा अगर पैदा हो गया तो वो मिल मालिक बन जाएगा, वो हालत नहीं है। द होल एरा हैज चेंज। आज टीम वर्क से काम बनता है, और हमने 10 साल से जिस तरह से शासन किया है, हमने टीम वर्क से किया है। देखो, ऐसा है कि खुद में बाजू में, अपने खुद के बाजू में दम हो, अपना खुद का विजन हो, तो आदमी हर मुकाम सर कर सकता है। चाहे कामयाबी के शिखर उसके कदमों तले आते हैं, पर उस आदमी में दम होता है तो आता। एक परिवार से हमारी पार्टी में इतने लोग कब आए कि जब उन्होंने कुछ अहमियत थी, उन्होंने उनको खुद के लिए नहीं, जिस तरह से हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने प्रचार के लिए खरबों रुपये गुजरात के पसीने की कमाई को जिस तरह से वाहवाह करने के लिए लुटा रहे हैं, उसके सामने हमारे पार्टी के नेता देखो, खुद की पब्लिसिटी के लिए कभी कुछ खर्च नहीं करते हैं, ऐसा पब्लिसिटी एजेंसी को डिप्यूट नहीं करते हैं। ये आप देखो, जिस तरह से नीतीश जी ने बड़ी मैच्योरिटी से उनका नाम का जिक्र करे बिना बहुत कुछ कह दिया। निशित जी, आप भी पींगे बढ़ा रहे हैं, दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता भी पींगे बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। एक स्पीच देते हैं तो उसमें 187 बार तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं। जो भाजपा के नेता को मैं कब से सुन रहा था, बोले कि नीतीश जी को ये नहीं बोलना चाहिए, नीतीश जी को वो नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाने को तैयार होगी। संविधान में रह के बात करा करे। वो महिलाओं को करने गए, निशित व्यास जी, गवर्नर साहब के लिए कुछ, निशित व्यास जी, चुनाव आने वाले हैं, अभी चुनावी रैली आप संबोधित करेंगे। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या कांग्रेस के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हैं?
देखो ऐसा है कि कांग्रेस का हमारा एक सिस्टम है, कोई आदमी जाके कोई टेबल पे कोई बात कर दे वैसा नहीं होता है। हमारी पार्टी एक सिस्टम से चलने वाली है, सबका कॉन्शियस लेके चलती है। कोई एक आदमी कल जाके कहीं निवेदन कर दे उससे वो पार्टी की चलिए एक आखिरी सवाल पार्टी निशीथ जी, मैं उदय जी से एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। नहीं है कि बोल बच्चन कहीं भी कुछ बोल दे। मैं उदय जी से एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। नाम दिया गया है फेंकू। अब ये मैं निशीथ जी, मेरे पास वक्त की कमी है। निशीथ जी, वक्त की कमी है, माफी चाहता हूं, बीच में काट रहा हूं आपको। उदय जी, एक आखिरी सवाल आपसे। नरेंद्र मोदी के नाम पर जो ये चर्चा होने लगी है, स्टूडियोज में भी हो रही है, राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है, क्या इसमें कहीं एक डर ये तो नहीं है कि जिस विकास के नाम पर वो 3 बार जीते हैं, हालांकि उस पर भी कुछ धब्बे हैं, कुछ चीटे हैं जो अभी तक धुले नहीं हैं, लेकिन विकास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विकास का मुद्दा कहीं गौण हो जाए और सांप्रदायिकता या ध्रुवीकरण का मसला जो है, मुद्दा जो है, वो सबसे अहम हो जाए नरेंद्र मोदी के सेंटर स्टेज पर आने में, क्या एक ये खतरा है? संदीप जी, आपने जो पूछा है बहुत ही प्रासंगिक है और मैंने बहुत बार ये कहने की कोशिश की है कि नीतीश जी कांग्रेस की चलाए हुए इस चाल में, ट्रैप में फंस रहे हैं। कांग्रेस का ये काम है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष की बातें सामने ले आती है, वहां उस समय विकास और सारे मुद्दे पीछे हो जाते हैं और यही एक बेकार का मसला सामने रह जाता है। मुझे लग रहा था कि नीतीश जी में वो समझ जरूर होगी कि वो इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे, लेकिन दुख है कि जेडीयू और नीतीश जी खास करके इस ट्रैप में फंस रहे हैं कि वो सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्षता की बात करने लग गए। भाई, उनका रिश्ता जो हमारे साथ रहा है, हमारे दल के साथ रहा है, बिल्कुल विकास पर ध्यान होना चाहिए, या एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के साथ नहीं रहा। इसलिए हमारे दल में जो भी हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं, इसमें कहीं कोई दो बात है ही नहीं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी आपका, रामकृपाल सिंह आपका, रामकृपाल यादव साहब, नीतीश जी, निशीथ जी आपका, और साथ ही साथ राकेश सिन्हा जी आपका। और हमारा एजेंडा, हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है। चुनाव लड़ना है, चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं, चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं देश के लिए, भारतवासियों के लिए बेहतर होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।